So, hello students, let's start with the very same chapter number 12, Ratio and Proportion. आप ही की same book, class 6 की mathematics में, right? अब here we're gonna start or continue with the very second video जो आप first already देख चुके हो regarding ratios, right? So अभी आपने ratios में काफी कुछ चीजें पढ़ी थी, even अलग-अलग types पढ़े थे, right? Antecedent, consequent, simplification, comparison and many more things. So एक बार हम उनको अच्छे से रिवाइंड करने के बाद we'll continue with the another part which is the proportion, right? Meanwhile, जैसे कि आपके बुक का very first page is this. यहां पर हम लोग पहले लेंगे एक समरी कि एंटीसीडेंट क्या होता है. एंटीसीडेंट इज the first part of the ratio. It means A is to B में जो पहला पोर्शन है वो एंटीसीडेंट है, राइट? सेम the second part of the ratio जो A is to B में जो सेकंड पोर्शन है वो आपका कॉन्सिक्वेंट है, राइट? मीनवाइल अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की तो बहुत ही कॉमन चीज है, जैसे A is to B को चाहे मैं कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सेम नॉन जीरो नंबर से, रिमेंबर दिस थिंग, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वो एज इट इज रहेगा. सेम अगर मैं A to B को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करूं तो भी वो सेम रहेगा. बस ध्यान रखिएगा ये आपके सेम नॉन जीरो नंबर्स में होने चाहिए, ठीक है? अब रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना आप अच्छे से जानते ही हैं. लेट्स सपोज अगर मैं 12:18 के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर ये क्या है 6:9 देन 2:3. ये आपका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, ठीक? सेम उनका सिंप्लीफिकेशन करना, उनका कंपैरिजन करना, ये आपने रेशियोज में पिछली बार सीखा ही था विद ड्यू सम एग्जांपल्स, राइट? बट अभी हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज व्हाट योर प्रोपोर्शन रीजन. मतलब अभी आपने रेशियो को कंप्लीट करने के बाद आप प्रोपोर्शन को नोटिस करोगे. प्रोपोर्शन एक कंटिन्यूड सीरीज होती है, राइट? रेशियो इज अ पर्टिकुलर सेट जिसके लिए हम काम करते हैं, बट प्रोपोर्शन इज अ कंटिन्यूअस सीरीज, अ कंटिन्यूअस सेट बेसिकली, right? So we have already learned the statement of equality of ratios, which is also known as a proportion, right? Very important line. The statement of equality of ratios, which is called proportion, and if four quantities A, B, C and D are in proportion, then A is to B is equal to C is to D, right? तो इस तरीके से आपको ये दिया होता है, और जिसके बीच में डबल कोलन्स का सेट आ जाए, जिसके बीच में भी डबल कोलन्स का सेट आ जाए, चाहे वो इक्वल टू हो या डबल कोलन हो, बात सेम होती है, ठीक? अगर ये डबल कोलन का सेट आ रहा है इसका मतलब वो प्रोपोर्शनली सेट है एक दूसरे से, ठीक? जैसे कि यहां पर बोला था ना A रेशियो B, C रेशियो D. सो यहां पे क्या है A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, राइट? इसकी तरफ से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट्स भी करूं तो AD इज इक्वल टू BC, ठीक? ये चीजों को अच्छे से आपको मगअप करना है, अच्छे से याद रखना है. गॉट इट? सो अब मैं अगर प्रोपोर्शंस के बारे में बात करूं तो प्रोपोर्शन सिर्फ इन चीजों के हिसाब से नहीं डिवाइड हुआ है, उसके कुछ अपने पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो हमें याद रखने बहुत जरूरी है. जैसे कि जहां पे मैं ए और डी के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि ए और डी, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल. यहां पे मैं ए और डी की जो बात कर रहा हूं वो आपके एक्सट्रीम टर्म्स में आते हैं, ठीक है? और जो आपके फर्स्ट इन विच ए इज द फर्स्ट टर्म एंड दैट इज द फोर्थ टर्म, राइट? और जो आपके बीसी हैं, इट मींस ये वाले और ये वाले, ये आपके मेन टर्म्स में आते हैं. इसका मतलब जो आप यहां सेट देख रहे हो ना, इसमें ए के पोर्शन ये जो है ये दोनों के दोनों एक्सट्रीम टर्म्स में आते हैं. किसमें? और ये वाले जो दोनों हैं
ये आपके मीन टर्म्स में आते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम और मीन टर्म्स आपको क्लियर हो गए। साथ में मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, जो प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स है वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स भी होते हैं। जैसे कि अभी आपने जब क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, तो ये दोनों क्या है, आपके एक्सट्रीम वाले हैं, और ये वाले आपके क्या है, मीन वाले हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक, इस चीज को जरूर अच्छे से ध्यान रखना। और जब भी ऐसा सेट आप देखो तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, दे आर फोर्थ प्रोपोर्शनल। मतलब जो डी के बारे में बात हो रहा है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पेसेस के हिसाब से ए रेशियो बी डबल रेशियो टू सी रेशियो डी। तो यहाँ पे जो डी का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट्स एबीसी का वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। क्या है, ये जो डी है वो इस एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्थ प्लेस पे आता है। ठीक, सेम अगर मैं बात करूं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, किसकी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि यहां पर आप तीन क्वांटिटीज देख पा रहे हो ए बी और सी, जिन्हें हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कह रहे हैं। ए बी, लाइक ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये बी क्या हो गया इस वक्त, ये जो तीनों क्वांटिटीज है वो कंटिन्यूड है, मतलब बी इधर भी है बी इधर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, a is to b इज इक्वल टू बी इज टू सी। इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करता हूं तो a इंटू का c इज इक्वल टू बी का स्क्वायर आ रहा है, राइट। मतलब अगर मैं b का स्क्वायर और ac को देखूं तो यहां पर मैं अगर इसका स्क्वायर हटाना चाहूं, इसका मतलब b का स्क्वायर का कुछ इस तरीके से हिसाब बनेगा, जबकि स्क्वायर से स्क्वायर कटने के बाद b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ac अंडर स्क्वायर, राइट। सो इस तरीके से जो आपका वैल्यूएशन आ जाए वो क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या कहलाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और जो मैं इस एसी की बात कर रहा हूं जहां पे ये बी बीच में है ना, ये बी क्या है, बी मीन प्रोपोर्शनल है किसका, एसी का, क्योंकि इस टर्म में ए और सी क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स है। क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स। तो जो बीच का मीन टर्म है वो क्या है, बी। हमारा बी क्या है, हमारा बी हमारा इस वक्त मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, दैट इज वाई जो सी है हमारा, हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है ए और बी का। इस सिनेरियो में ए इज टू बी डबल रेशियो टू बी इज टू सी में जो हमारा ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ फोर्थ प्लेस नहीं ली गई है। बट ये जो बी है दैट इज कंटिन्यूड, दैट इज अ मीन प्रोपोर्शनल। बी जो कवर कर रहा है वो क्या कर रहा है, मीन प्रोपोर्शनल कवर कर रहा है। ठीक है, साथ में जो सी है, सी इज व्हाट, थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी एज वेल। ठीक है, दिस इज द वे आप इस चीज को कंटिन्यूडली समझते हो। सेम वे अगर आप एग्जाम्पल्स की तरह देखो, एग्जाम्पल्स में क्या है, डिटरमाइन इफ फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन पता करने के लिए सी 6 12 और 24 है, राइट। अब here is the product of first and third term is 144 and the square of middle term is 144। जब ये पता लग गया तो इसका मतलब क्या है, यहां पे खुद सोचो, आपको पता करना है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो अगर प्रोपोर्शन में पता करना है, जब आपको सिर्फ तीन डिजिट दे रखी है, तो इसका मतलब 6 is to 12, 12 is to 24। ठीक है, 1:2, 1:2। आप खुद नोटिस करो, ये तो ऑटोमेटिकली है ही। ठीक है, आप या तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक, या फिर आप इन्हीं के तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहां पर ये क्या कहते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी में प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, राइट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। सो यहां पे मीन क्या है हमारा, एक्सट्रीम टर्म क्या है 6, दैट इज 24 एंड दिस इज 12। तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद
और इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेम नंबर आता है, इसका मतलब क्या है, ये आपके प्रपोर्शन में है। गॉट इट? तो ये आपका एक अलग तरीका, ठीक, और एक तरीका जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया, ठीक। यहां पर आपका एक और एग्जांपल है, यस, इसके अंदर अभी कुछ आपके क्या है, आपके इसमें से कुछ है जो आपके मिक्स फ्रैक्शन में, जो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले इनको सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5:3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां लिख लेता हूं 5:3 25:4, ठीक। देन 4:9 5:3, ठीक है। अब इस तरीके से ये पता लगाने के लिए पहली बात तो ए रेशियो बी था, सी रेशियो डी ये था, ठीक है। तो यहां पर हमने जिस तरीके से अपनी वैल्यूएशन लगाई, ये हमारा फर्स्ट पेयर, ये हमारा सेकंड पेयर, ठीक। अब ये पेयर्स पता लगाने के लिए हमने क्या किए, हमने इन्हें एक्चुअलिटी में डिवाइड पे डाला। लेट्स सपोज 5:3 डिवाइड बाय 25/4, सेम है 4:9 डिवाइड बाय 4:3। अब जब भी इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मींस ये क्या बनने वाला है, 5:3 इंटू का 4:25, देन 4:9, ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3:5। तो अब क्या है, यहाँ पे हमारे जो सेम टर्म्स हम उनको डिडक्ट करेंगे, तो यहां क्या आने वाला है 4:12 4:15, 12 नहीं इट्स 15। तो यहाँ पे हमारे सेम टर्म्स क्या आने वाले हैं आफ्टर दैट, वो हमारे आने वाले हैं दोनों की दोनों क्या 4:15 4:15। नाउ दीज बोथ आर इक्वल, यस दे आर इक्वल, इट मींस दे आर इन प्रपोर्शन। क्योंकि क्योंकि इस तरीके से आपको पता चल गया क्या, कि ये दोनों के दोनों जो ऑपोजिट सेट्स थे ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। सो दिस इज द वे, आप खुद भी निकाल सकते हो आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वे अगर आप यूनिटरी मेथड के बारे में बात करो, यूनिटरी मेथड इज टोटली ऑन अजम्पशंस, ठीक है। यूनिटरी मेथड इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट पार्ट इफ आई कैन से, जिसमें क्या है, यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं ना, हम बेसिकली यूनिट की वैल्यू पता लगाते हैं, वैल्यू का मल्टीपल पता लगाते हैं, और फाइनली उस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। मतलब क्या है, इसमें यूनिट प्राइस है, वैल्यूएशन प्राइस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अ पैक ऑफ 6 बॉल्स कॉस्ट 48 रुपीज, ठीक है। हमने खरीदी 4 बॉल्स, तो अब हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि भाई 4 बॉल्स की कॉस्ट क्या थी। जब मेरे पास एक बॉल का पैक जो आ रहा है 6 बॉलों का, वो मेरे पास 48 का है, इट मींस मेरे पास जो एक बॉल की कीमत पड़ेगी वो पड़ेगी 8 रुपए, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया जब मेरी एक बॉल की कीमत 8 रुपए है, तो मेरी 4 बॉल की कितने की होंगी, 8 इंटू 4 विच इज वॉट 32 रुपीज, दैट्स द आंसर। इसी तरीके से हमें आगे की चीजें भी करनी है, बस हमें ये ध्यान रखना है इसमें, इफ द कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज गिवन, we can find the cost of many objects by multiplying the cost of one object. Absolutely. जब मेरे पास ये टोटल नंबर था, उसका कॉस्ट बता दिया, तो मैंने एक का प्राइस निकाल लिया। एक का प्राइस निकालने के बाद मेरे को जितनों की भी प्राइस चाहिए थी, जैसे 4 बॉल थी, 4 की जगह 10 भी होती, 20 भी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं निकाल लेता, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ में इफ द कॉस्ट ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट बाय डिवाइडिंग। जिस सेम वे में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी सेम वे में हम डिवाइड करके भी सिंगल प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक इट ऑन सम फ्यू एग्जांपल्स। जैसे कि हमने यहां देखा, 2 बॉल्स की कीमत कितनी है 8 रुपए, तो 3 बॉल्स की कितनी होंगी, कॉमन, 2 बॉल्स की 8 है, 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 4 रुपए की एक, 4 एक है तो कितनी बॉल का पता लगाना है 3, मतलब 12 रुपए की 3 आ जाएंगी। सेम ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स 125, मतलब 125 की 5 पेने आई हैं, तो एक पेन कितने की होगी 25 रुपए की।
राइट। 6 पेनों की कॉस्ट कितने की है? 96 रुपीज की। तो इसका मतलब एक पेन कितने का आया होगा? 16 का। जब 16 का एक है तो 16 इंटू 2 कितने हो गए? 32, राइट। सेम अगर मैं कॉस्ट नोटबुक्स का निकालूं, मतलब 10 नोटबुक कितने की आई? 250 रुपए की। तो मेरी एक कितने की आई होगी? एक आई होगी 25 रुपीज की। जब मेरी एक 25 की आएगी तो 25 इंटू 15 करूंगा तो 375 की कितनी आ जाएंगी? मेरी 15 बुक्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 15। सो दिस इज द वे आप यूनिटरी मेथड सीखें, आप प्रपोर्शन सीखें, आप रेशियोज के बारे में सीखें, एंड मेनी मोर थिंग्स यू हैव लर्नड इन दिस होल चैप्टर। नाउ अब हम इसके बाद की जो वीडियोस करेंगे उसमें हम करेंगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपके उस सारे क्वेश्चंस की सीरीज जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है। मीनवाइल अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मोर यू राइट द मोर यू लर्न, बिकॉज आप सिस्टमैटिक और एक स्टेटमेंट फॉर्म समझ जाते हो क्वेश्चन का। ठीक है? टिल देन टेक केयर।